फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of 22nd Law Commission? पूर्व न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को, पूर्व न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन को, डॉक्टर आनंद पालीवाल को या प्रोफेसर डी.पी. वर्मा को? इसका आंसर है ए, पूर्व न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के.टी. शंकरन व विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर आनंद पालीवाल को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। तमिलनाडु के अधिवक्ता श्री एम करुणानिधि व विधि विशेषज्ञ श्रीमती राका आर्य को आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए किस संविधान संशोधन अधिनियम 10% आरक्षण लागू किया गया है? Which constitutional amendment act has implemented 10% reservation for EWS? 101वां, 102वां, 103वां या 104वां? इसका आंसर है सी, 103वां। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। इसका मतलब है कि 3 जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया और 2 जज इससे सहमत नहीं थे। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया था। इसके लिए संसद में जनवरी 2019 में 124वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना में रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है। इस परिप्रेक्ष्य में रुद्रम क्या है? इंडियन एयर फोर्स इज प्लानिंग टू इंडक्ट रुद्रम इनटू इट्स फ्लीट। व्हाट इज रुद्रम? हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है या एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मानव रहित हवाई वाहन है या टॉर्पीडो है? इसका आंसर है बी, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल दुश्मन के रडार को ढूंढकर नष्ट करने की क्षमता रखती है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 किसके द्वारा विकसित किया गया है? बाय whom has the ballistic missile defense interceptor AD-1 been developed? भारत, चीन, अमेरिका व रूस? इसका आंसर है ए, इंडिया। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 विकसित की है। यह एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसमें 2 चरणों वाली ठोस मोटर का इस्तेमाल किया गया है। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? Which is the first private rocket of India? A. मोदी एस, बी. विक्रांत एस, सी. अटल एस या डी. विक्रम एस? इसका आंसर है डी, विक्रम एस। 18 नवंबर 2022 को हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित यह रॉकेट इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसके साथ ही स्काई रूट, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। देश में पहली निजी लॉन्चिंग पैड किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया? विच कंपनी सेट अप द फर्स्ट प्राइवेट लॉन्चिंग पैड इन द कंट्री? इसका आंसर है सी, अग्निकुल कॉस्मोस। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने एक निजी लॉन्च पैड की स्थापना श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में की। इसका उद्घाटन इसरो के चेयरमैन
एस सोमनाथ ने किया। तो इसमें दो प्रश्न है, एक लॉन्च पैड वाली और एक कंपनी वाली। कंपनी में है स्काई रूट और इसका जो निजी रॉकेट है विक्रम एस है। कंपनी है इससे संबंधित स्काई रूट और निजी लॉन्चिंग पैड लॉन्च करने वाली कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। आगे चलते हैं। इसरो ने पहली बार एक साथ दो अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए। यह किस उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए संभव हो सका? फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो हैज placed satellite in two different orbits. This was possible through which satellite launch vehicle? GSLV, C-54, SLV, C-54 या ASLV, C-54 या PSLV, C-54? इसका आंसर है PSLV, C-54। 26 नवंबर 2022 को इसरो द्वारा PSLV C-54 के जरिए ओशन सेट 3 व 8 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया था? Who has been invited as the chief guest on the occasion of 74th Republic Day? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन या जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा? इसका आंसर है ए, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। यह पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते गणतंत्र दिवस आयोजन में किसी विदेशी शासन प्रमुख की उपस्थिति नहीं रही है। विध्वंसक युद्धपोत मोर्मुगोआ भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? डिस्ट्रॉयर वॉरशिप मोर्मुगो हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी, इट इज बिल्ड बाय। ऑप्शंस हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा? इसका आंसर है बी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इस परियोजना का क्या नाम है? परियोजना P-15B के तहत इसे तैयार किया जा रहा है और यह देश में ही निर्मित है। इस परियोजना के तहत देश के 4 कोनों के प्रमुख शहरों विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल और पोरबंदर के नाम पर 4 युद्धपोतों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये अंतिम समय में पोरबंदर का नाम चेंज करके सूरत शहर के नाम पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। निम्नलिखित में से G20 के बारे में कौन सा कथन सही है? G20 में 19 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल है। यह 60% वैश्विक जनसंख्या, 80% वैश्विक जीडीपी तथा 75% वैश्विक निर्यात में योगदान देता है। विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 या न 2। इसका आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। G20 की शुरुआत 1999 में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के रूप में हुई, जो 2008 के आर्थिक संकट के बाद सरकार के अध्यक्षों के बीच एक मंच बन गया। 1999 में जब इसका गठन हुआ था, उस समय केवल गवर्नर्स जो होते थे आरबीआई के या फिर जो भी किसी कंट्री के वहां के सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते थे, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 2008 के बाद इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो पार्टिसिपेट करने लगे। 19 देश और एक यूरोपीय संघ मिलकर इसके सदस्य बनते हैं। क्योंकि इस साल G20 बहुत सुर्खियों में है, इसलिए इसके कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कंट्री इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील,
कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया है ये, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जिसका अब नाम तुर्की हो गया है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और इसके अतिरिक्त एक जो संघ है वो है यूरोपीय संघ। आगे चलते हैं। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 17th पीक समिट ऑफ G20 हेल्ड? ऑप्शन है ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया या इजिप्ट। इसका आंसर है सी, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ और वहां जो इसकी अध्यक्षता की है राष्ट्रपति जोको विडोडो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इनका ट्रोइका होता है, जो पिछले साल जिसने समिट का आयोजन किया था और जो इस साल कर रहा है और जो अगले साल करेगा, इनको मिलाकर के एक ट्रोइका होता है। इनका कोई सचिवालय स्थायी नहीं है या ना ही कोई स्थायी मुख्यालय है। थीम थी इसकी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला 18वां शिखर सम्मेलन भारत में होगा। 2024 के लिए यह शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस मिशन क्या है? व्हाट इज आर्टेमिस मिशन? ऑप्शंस है नासा का चंद्र मिशन, जाक्सा का सौर मिशन, CNSA का चंद्र मिशन या ESA का सौर मिशन। इसका आंसर है ए। अभी आर्टेमिस मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नासा का चंद्र मिशन है। आर्टेमिस मून मिशन 5 दशकों के पश्चात चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने के लिए नासा की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें 2024 तक एक अंतरिक्ष यात्रियों का दल चंद्रमा पर प्रवास के लिए भेजने की योजना है, जिसमें एक महिला भी होगी। भारत भी आर्टेमिस मिशन को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है, हालांकि अभी इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल्स पार्लियामेंट? ड्यूमा, कांग्रेस, नेशन असेंबली या नेसेट? इसका आंसर है डी, नेसेट। इजराइल में नवंबर 2022 में हुए चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वह लिकुड पार्टी से संबंधित हैं। वहां पे गठबंधन की सरकार है और बहुत ही कम समय में वहां पे सरकारें बदल जा रही हैं, इसलिए वहां पे प्रधानमंत्री भी बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर COP27 कहां संपन्न हुआ? वेयर डिड COP27 ऑन क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस? मिस्र, चीन, कनाडा या इंडोनेशिया? इसका आंसर है ए, मिस्र, इजिप्ट जिसको बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का 27वां सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 20 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। इस सम्मेलन में 92 देशों के शासन प्रमुखों के अतिरिक्त लगभग 35,000 प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। लॉस एंड डैमेज फंड निम्न में से किससे संबंधित है? लॉस एंड डैमेज फंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? G20, G7, COP27 या यूरोपीय यूनियन? इसका आंसर है COP27। मिस्र के शर्म अल शेख में हुए
COP27 सम्मेलन में नुकसान व क्षति कोष के मुद्दे पर विकसित देश सहमत हुए। ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है, जो हिस्टोरिक, जो ऐतिहासिक रूप से डेवलप्ड कंट्री ने प्रदूषण फैलाया है, ये उसको कंपनसेट करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड पे बात हो रही है। परंतु इस फंड के स्वरूप पर कोई निर्णय नहीं हो सका। यह भी तय नहीं हुआ कि इस फंड में कौन सा धनी देश कितना योगदान करेगा। UNFCCC का आगामी सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में नवंबर 2023 में संपन्न होगा। किस देश में कोरा कागज प्रदर्शन का प्रतीक बन गया? In which country blank paper become the symbol of protest? इसका आंसर है डी। कागज का एक कोरा टुकड़ा पकड़ना चीन में विरोध का प्रतीक बन गया है, क्योंकि लोग सरकार के चल रहे शून्य कोविड उपायों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। कोरे कागज के साथ प्रदर्शन की शुरुआत 2020 में हांगकांग में हुई थी। एक्चुअली व्हाइट पेपर से इसलिए होता है वहां पे प्रदर्शन, क्योंकि वहां पे प्रदर्शन करना बहुत बड़ा अपराध है और सरकार लोगों को पकड़ के जेल में डाल देती है। इसलिए लोग केवल व्हाइट पेपर लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। वहां उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है और लोगों का ये मानना है कि देखो इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी नहीं लिखे हुए भी बहुत कुछ उससे पता चल जाता है। किस संगठन को पाकिस्तानी तालिबान के नाम से जाना जाता है? यह है तहरीके तालिबान। तहरीके तालिबान TTP ने पाकिस्तान सरकार के साथ जून 2022 में किए गए संघर्ष विराम समझौते को निरस्त करने की घोषणा 28 नवंबर 2022 को की है। आतंकी संगठन TTP ने अपने बयान में कहा है कि मुजाहिदीन के खिलाफ विभिन्न इलाकों में सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं, इसलिए यह आदेश जारी किया गया है। पाकिस्तान में जहां भी संभव हो वो हमला करें। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? गोवा, मुंबई, गांधीनगर और बेंगलुरु। इसका आंसर है ए, गोवा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1952 में हुई। 2004 तक इसका आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में होता था, परंतु 2004 से इसका आयोजन प्रति वर्ष गोवा में ही किया जाता है। सम्मेलन में फोकस कंट्री थी फ्रांस। सम्मेलन में देश भर से चुने गए 75 महत्वाकांक्षी युवा फिल्म निर्माताओं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम थी को महोत्सव में आमंत्रित किया गया था, जिन्हें 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी अल्मा एंड ऑस्कर। महोत्सव की समापन फिल्म जो थी वो थी परफेक्ट नंबर। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? Who was awarded with the National Film Personality of the Year at 53rd International Film Festival? अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, नागार्जुन या अक्षय कुमार? इसका आंसर है बी, चिरंजीवी। दक्षिण भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसे स्वर्ण मयूर भी कहा जाता है, का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? Which film won the Best Film Award at 53rd International Film Festival? I Have Electric Dreams, No End, When the Waves Are Gone, Behind the Hashtags। इसका आंसर है ए, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन थे? नावद लापिड, ये इजराइल के थे।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नादेर साइवर फिल्म नो एंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वाहिद मोबासेरी को नो एंड के लिए ही दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनिएला मार्न नवारो को दिया गया आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए। ICFT यूनेस्को गांधी पदक दिया गया ईरानी फिल्म नारगेशी को। अभ्यास सी विजिल इनमें से किससे संबंधित है? एक्सरसाइज सी विजिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमालय की सुरक्षा से, भारत चीन सीमा सुरक्षा से संबंधित है, या भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा से संबंधित है, या तटीय क्षेत्र के सुरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर है तटीय क्षेत्र के सुरक्षा से संबंधित है यह अभ्यास सी विजिल। अभ्यास सी विजिल 2022 अपनी किस्म का तीसरा द्विवार्षिक अभ्यास था। यह देश के लगभग 75,000 किलोमीटर तटीय क्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक जोन, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, की निगरानी एवं सुरक्षा के लिए नौसेना मतलब भारतीय नौसेना और इसके सभी हितधारक का एक संयुक्त अभ्यास था। यह कोई विदेशी अभ्यास नहीं है, यह भारतीय नौसेना और जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, जैसे कोस्ट गार्ड्स, वहाँ की लोकल पुलिस, जो भी इससे संबंधित थे, सबको लेकर के एक संयुक्त अभ्यास था यह। आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? वेयर वॉज द आसियान समिट 2022 हेल्ड? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम या इंडोनेशिया? इसका आंसर है कंबोडिया। ये रोटेशन बेसिस पर होता है अल्फाबेटिकली। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान का 40वां व 41वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में 11 से 13 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। ये दो इसलिए है कि इनका सम्मेलन हर 6 माह पे होता है, तो किसी विषम परिस्थिति में यह दो सम्मेलन एक साथ ही करा लिया जाता है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया सहित 10 देश हैं। इन देशों का नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में 10, 5, 15 तक है और हमारे पड़ोसी हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनके देश भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदा कदा ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आसियान में कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से देश नहीं हैं। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम हैज रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव या इजिप्ट। किसके बने हैं? तो इसका आंसर है बी, मलेशिया। डेनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज द डेनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम? इसका आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। डेनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री पेगा पांडु की उपस्थिति में नवंबर 2022 में किया गया। इस हवाई अड्डे का पूर्व में होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। होलोंगी उस जगह का नाम है
और उसी जगह के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम था। हाल ही में किन दो जगहों के बीच विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत की गई है? रिसेंटली बिटवीन विच टू प्लेसेस द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जर्नी वॉज स्टार्टेड? प्रयागराज से हल्दिया, वाराणसी से हल्दिया, वाराणसी से डिब्रूगढ़ या हल्दिया से डिब्रूगढ़? आंसर है सी, वाराणसी से डिब्रूगढ़। जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच देश में ही निर्मित गंगा विलास नामक क्रूज के जरिए यात्रा संपन्न किया जाएगा। 3700 किलोमीटर की यह यात्रा 52 दिनों में संपन्न होगी और ये भारत, बांग्लादेश और फिर असम में प्रवेश करेगी। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए स्वर्ण पदक किस राज्य को दिया गया? Which state was awarded the gold medal for the best pavilion at the India International Trade Fair? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? इसका आंसर है केरल। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए स्वर्ण पदक केरल को दिया गया, जबकि रजत व कांस्य पदक क्रमशः बिहार व मध्य प्रदेश को दिया गया। रजत पदक बिहार को दिया गया है और कांस्य पदक मध्य प्रदेश को दिया गया। विदेशी पवेलियन में स्वर्ण पदक किसे दिया गया? अफगानिस्तान को। और निजी क्षेत्र के लिए इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को स्वर्ण पदक दिया गया। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? What was the theme of the 41st International Trade Fair of India? Vocal for local, local to global, B local to global और vocal for local, C building India together या D making global hub? इसका आंसर है A vocal for local, local to global। IITF का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल था। मेले में बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को साझेदार मतलब पार्टनर राज्य का दर्जा दिया गया था। केरल व उत्तर प्रदेश को केरल और उत्तर प्रदेश फोकस राज्य थे। वैश्विक जनसंख्या 8 अरब का आंकड़ा कब पार कर गई? When did the global population cross the 8 बिलियन मार्क? 15 अक्टूबर 2022 को, 16 अक्टूबर 2022 को, 15 नवंबर 2022 को या 16 नवंबर 2022 को? इसका आंसर है 15 नवंबर 2022 को। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब होने में 12 साल लगे हैं। वैश्विक जनसंख्या को 8 बिलियन से 9 बिलियन होने में लगभग 15 साल लगेंगे, यानी 2037 में यह 9 बिलियन होने की संभावना है। वैश्विक जनसंख्या का 50% से अधिक केवल 7 देश चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील में रहता है। तीस अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस उद्देश्य से टाटा एयरबेस परियोजना का उद्घाटन किया? फॉर व्हाट पर्पस डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द टाटा एयरबस प्रोजेक्ट ऑन 30 अक्टूबर 2022? ऑप्शन है पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए, स्वदेशी परिवहन वाहनों के विकास के लिए, स्वदेशी C295 विमानों के विकास के लिए, स्वदेशी C295 जहाज वाहक के विकास के लिए। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, C295 विमानों के विकास के लिए। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
की दिशा में गुजरात के वडोदरा में टाटा एयर बस परियोजना की आधारशिला रखी। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसके तहत कोई निजी क्षेत्र की कंपनी रक्षा विमानों का उत्पादन करेगी। माफ कीजिएगा। यह भी पहली बार होगा जब C-295 विमानों का उत्पादन यूरोप के बाहर किसी देश में किया जाएगा। C-295 एयरबस की एक इकाई है जो मूल रूप से एक स्पेनिश एरोनॉटिक्स कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 30 मार्च 2024 तक किस निजी क्षेत्र की कंपनी का टाटा इंडिया में विलय प्रस्तावित है? Which private sector company is proposed to be merged with Tata India by March 2024? ऑप्शन है इंडिगो, एयर इंडिया, गो फर्स्ट या विस्तारा। इसका आंसर है विस्तारा। एयर इंडिया टाटा सन्स के पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी है। विस्तारा एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइंस के 49% शेयर और टाटा सन्स के 51% शेयर्स हैं। विलय के बाद विस्तारित एयर इंडिया के पास सिंगापुर एयरलाइंस के 20.1% शेयर होंगे। आरबीआई ने खुदरा क्षेत्र के लिए डिजिटल रुपया कब लॉन्च किया? When did RBI launch digital rupee for retail sector? 1 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2022, 1 नवंबर 2022 या 1 दिसंबर 2022? आंसर है 1 दिसंबर 2022। इससे हमेशा अपने पास नकदी रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी और सभी तरह के लेन देन डिजिटल वॉलेट में रखी डिजिटल मुद्रा के जरिए किए जा सकेंगे। पायलट परियोजना 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू की गई है। इसके लिए 4 बैंकों को चुना गया है: SBI, ICICI, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। डिजिटल मुद्रा का उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। आरबीआई CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कानूनी मुद्रा के रूप में जारी करेगी। भारत के दूसरे चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the second election commissioner of India? श्री अरुण गोयल, श्री राजीव कुमार, श्री अनूप चंद्र पांडे या डी श्री सुशील चंद्र? इसका आंसर है ए, श्री अरुण गोयल को किया गया है नियुक्त। चुनाव आयुक्त रहे श्री राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने के कारण आयोग में चुनाव आयोग का एक पद रिक्त हो गया था। उस पद पर श्री गोयल की नियुक्ति नवंबर 2022 में की गई है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? Who is the present फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ए हर्षवर्धन श्रृंगला, बी विजय केशव गोखले, सी विनय मोहन क्वात्रा या डी सुब्रमण्यम जयशंकर? इसका आंसर है सी विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय राजनयिक हैं और वर्तमान में मई 2022 से हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सरकार ने नवंबर 2022 में इनके कार्यकाल में 14 माह की वृद्धि की है, जिससे अब वो अप्रैल 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। नवंबर 2022 में यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? Who joined as new member of UPSC in November 2022? श्री विद्युत बिहारी स्वैन, सुश्री सुमन शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला या श्रीमती प्रीति सूदन? इसका आंसर होगा श्रीमती प्रीति सूदन। प्रीति सूदन भारतीय सिविल सेवा बैच के 1983 के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं।
नवंबर 2022 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first full-time member of Niti Aayog in November 2022? डॉक्टर अरविंद विरमानी, डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल या डी श्री पी शंकर? इसका आंसर है ए, डॉक्टर अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी 16 नवंबर 2022 को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। 2007 से 9 तक वह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के अधीन वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन हैं? हु इज द न्यू सीईओ ऑफ प्रसार भारती? श्री कुलदीप कुमार, श्री अविनाश कुमार कश्यप, श्री नवीन कुमार या डी गौरव द्विवेदी? आंसर है डी गौरव द्विवेदी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी को नवंबर 2022 से प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक कौन है? हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? राहुल नवीन, सोनिया नारंग, संजय कुमार मिश्र या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है संजय कुमार मिश्र। संजय कुमार मिश्र 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। यह लगातार तीसरा साल है जब सरकार ने उनका कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन हैं? हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जगदीप धनखड़, केसरी नाथ त्रिपाठी, डी वाई पाटिल? कौन है इनमें से? इसका आंसर ए, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अपना दल के दोबारा निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये हु इज द री इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अपना दल? श्री अंकुर तिवारी, श्री अंकिता भारती, श्रीमती अनुप्रिया पटेल या श्री अखिलेश? इसका आंसर है अनुप्रिया पटेल। यह पार्टी यूपी में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है चुनाव के दौरान। अपना दल इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का एक घटक सदस्य है और केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार का हिस्सा है। लोकगीत और नृत्य के लिए अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एकेडमी अवार्ड 2021 फॉर फोक सॉन्ग एंड डांस? उदय भावलकर, शुभ्रा गुहा, दुर्गा प्रसाद मुर्मू या एस समुद्रम? इसका आंसर है सी, दुर्गा प्रसाद मुर्मू को गया। वर्ष 2019, 2020, 2021 के लिए संगीत, नृत्य और अन्य कला रूपों में समग्र योगदान के लिए 25 नवंबर 2022 को अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार में शामिल है 1 लाख नगद, एक ताम्र पत्र और एक अंगवस्त्र। अन्य पुरस्कार इस प्रकार हैं: उदय भावलकर को हिंदुस्तानी गायन के लिए दिया गया है, शुभ्रा गुहा को भी हिंदुस्तानी गायन के लिए दिया गया है, दुर्गा प्रसाद मुर्मू को लोकगीत एवं नृत्य के लिए दिया गया है, ये झारखंड से हैं, और एस समुद्रम को लोकगीत तमिलनाडु से दिया गया है। आगे चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप के लिए चयनित कलाकार को कितनी राशि का भुगतान किया जाता है?
हाउ मच अमाउंट इज पेड टू द आर्टिस्ट सिलेक्टेड फॉर फेलोशिप ऑफ संगीत नाटक अकादमी? 3 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख या 4.5 लाख? इसका आंसर है 3 लाख। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए 10 कलाकारों का चयन किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021? सरोज वैद्यनाथ, भरत गुप्त, मैथिली ठाकुर और विनोद कुमार महतो, दर्शन झावेरी और स्वप्न चौधरी? इसका आंसर है मैथिली ठाकुर और विनोद कुमार महतो। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है और प्रत्येक कलाकार को 25,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। मैथिली ठाकुर बिहार की एक लोक गायिका हैं और विनोद कुमार महतो झारखंड के एक लोक नृत्य कलाकार हैं। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव बीन हॉनर्ड विद संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार? 76, 86, 96 और 106? इसका आंसर है 86। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2022 में वन टाइम अमृत पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र के 86 वर्ष में ऐसे कलाकारों को दिया गया है जिन्हें भारत के पुरस्कार कलाओं के क्षेत्र में अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। इसमें कुछ करेक्शन है, इस पीडीएफ में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये 75 वर्ष से अधिक उम्र के 86 कलाकारों को, ये गलत है यहाँ पे, 86 कलाकारों को दिया गया है जिन्हें भारत के पुरस्कार कलाओं के क्षेत्र में अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। चुने हुए कलाकारों में कुछ हैं आंध्र प्रदेश के महाभाष्यम चितरंजन, बिहार के रघुबर मलिक, ये ध्रुपद संगीत से, गणेश प्रसाद सिन्हा समग्र योगदान के लिए, मध्य प्रदेश के वसंत सेवालिंगर हिंदुस्तानी वादन के लिए, और भी उसमें कुछ कलाकार है जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बिहार वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। उर्वरक क्षेत्र की प्रमुख संस्था इफ्को द्वारा वर्ष 2022 का श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? Who was conferred with the श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान for the year 2022 by IFCO, the premier organization of fertilizer sector? ऑप्शन है श्री जयनंदन, बी कौशल कुमार, सी वैशाली अनिल जादव या डी ओली जेरंग? इसका आंसर है ए श्री जयनंदन। बिहार के हिंदी के वरिष्ठ कथाकार श्री जयनंदन को 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। उनकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिसमें श्रम एवं जयते, विघटन, घर फूंक तमाशा, विश्व बाजार का ऊंट आदि शामिल है। यह पुरस्कार ऐसे लेखक को दिया जाता है जिनकी रचनाओं में ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर आधारित होती है।
अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022 किस अभिनेता और अभिनेत्री को दिया गया है? Which actor and actresses have been given the International Emmy Award 2022? ये बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शंस देख लीजिएगा। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ड्रैगो स्कॉट, जो ब्रिटिश सीरियल इरविन वेल्स क्राइम के लिए दिया गया है, और इसके साथ लू डे लागे, जो फ्रेंच सोप है द मैड विमेन बॉल के लिए दिया गया है। यह वार्षिक पुरस्कार अमेरिका के बाहर निर्मित और प्रसारित टीवी कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और यह प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से अलग होता है। 23वें लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded with 23rd लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंट 2022? फली एस नरीमन, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर मंजू शर्मा, सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक, या डी डॉक्टर बकुल ढोलकिया पूर्व निदेशक आईआईएम अहमदाबाद। इसका आंसर है डी। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के इस पुरस्कार के लिए उन्हें 5 लाख रुपए की राशि तथा प्रशस्ति पत्र साथ दिया गया। नई दिल्ली में 8 अक्टूबर 2022 को उन्हें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने यह सम्मान प्रदान किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded with the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? श्री अविनाश मुकुंद सेबल, शरत कमल अचन, श्री लक्ष्मण सेन, या नीरज चोपड़ा? आपके आंसर है बी, शरत कमल अचन। देश का यह सर्वोच्च पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में खेल में उत्कृष्ट और शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार की राशि होती है 25 लाख रुपए। पिछले साल यह पुरस्कार दिग्गज टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अनंत को दिया गया था। 2021 में यह पुरस्कार नीरज चोपड़ा के साथ रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन, पीआर सीजेस, अवनी लखेरा और सुनील छेत्री सहित अन्य को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे अब तक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? Who among the following has not been awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड so far? ऑप्शंस हैं लक्ष्मण सेन, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल। आंसर है इसका लक्ष्मण सेन। पिछले 4 वर्षों के दौरान खेल में उत्कृष्ट प्रस्तुति, नेतृत्व और अनुशासन के लिए लक्ष्मण सेन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राशि इन्हें जो दिया गया 15 लाख रुपए है। वुशु के लिए किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला है? Which sport person has received the Arjun Award 2022 for Wushu? एलघोष पॉल, तरुण ढिल्लो, परवीन, या जेरनील अनिका? आपके आंसर्स हैं परवीन। अब देख लेते हैं किसको क्या क्या मिला है।
एल घोष पॉल को एथलेटिक्स में, तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन में, परवीन को वुशु में, जेरलीन अनिका को डेफ बैडमिंटन में। बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 किन खिलाड़ी को मिला है? Which sport persons have received the Arjun Award 2022 for badminton? A. प्रणय एच.एस. और लक्ष्मण सेन को, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी और निखत जरीन को, इलावेलिन वलारिविन और ओम प्रकाश मिथरवाल को, या अंशु और सरिता को? इसका आंसर है ए. प्रणय एच.एस. और लक्ष्मण सेन को। देख लेते हैं और किसको किसको क्या क्या मिला है। प्रणय एच.एस. और लक्ष्मण सेन को तो बैडमिंटन में मिला है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज और निखत जरीन को मुक्केबाजी में मिला है। एलावेलिन वलावरीन और ओम प्रकाश मिरथवाल को निशानेबाजी में मिला है। अंशु और सरिता को कुश्ती में मिला है। आगे चलते हैं। श्रीजा अकुला, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वे किस खेल से संबंधित है? Srija Akula, who has been conferred with the Arjun Award 2022, is related to which sports? Athletics, शतरंज, टेबल टेनिस या हॉकी? इसका आंसर है सी, टेबल टेनिस। श्रीजा अकुला एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। वह महिला एकल और युगल टेनिस में मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हैं, जिन्होंने अप्रैल 2022 में आयोजित 83वें सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप में खिताब जीता था। अगस्त 2022 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए, वर्ष के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, उत्कृष्ट पूर्व खिलाड़ी के लिए, या उत्कृष्ट वरिष्ठ खेल व्यक्तित्व के लिए? इसका आंसर है ए. खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेल और पैरा स्पोर्ट जैसे आयोजनों में शामिल विषय को दिया जाता है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। नियमित श्रेणी, जिसमें 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और आजीवन श्रेणी, जिसमें 15-15 लाख दिए जाते हैं। इसमें देख लेते हैं और किसी को क्या मिला। नियमित श्रेणी में मिला है जीवनजोत सिंह तेजा को तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग में, सुमा सिद्धार्थ थिरूर को पैरा शूटिंग में, सुजीत मान को कुश्ती में। आजीवन श्रेणी में दिनेश जवाहर लाड को क्रिकेट में, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में, राज सिंह को कुश्ती में। ध्यानचंद पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान किया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? खेलों में उत्कृष्टता और खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेल और प्रतियोगिता में आजीवन उपलब्धि और सेवानिवृत्ति के बाद खेल के विकास में योगदान के लिए, लगातार 10 वर्षों तक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाने के लिए, कैरियर के दौरान खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। इसका आंसर है बी, खेल और प्रतियोगिताओं में आजीवन उपलब्धि और खेल के विकास में योगदान के लिए। इस सम्मान की राशि 10 लाख है। इस वर्ष का जो पुरस्कार है
ये इस प्रकार है कि अश्वनी अकुंजी को एथलेटिक्स में दिया गया है, धर्मवीर सिंह को हॉकी में दिया गया है, बीसी सुरेश को कबड्डी में दिया गया है और नीर बहादुर घुंगरू को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में से इनमें से किनको नहीं दिया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन द नेशनल स्पोर्ट प्रमोशन अवार्ड? कॉर्पोरेट संस्थान, खेल नियंत्रण बोर्ड व राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल इकाई, खेलों में प्रचार और विकास में योगदान देने वाले गैर सरकारी संगठन, डी, ए व सी और ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ई। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉर्पोरेशन संस्थान, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र, खेल नियंत्रण बोर्ड, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल इकाई व खेलों के प्रचार और विकास में योगदान देने वाले गैर सरकारी संगठन जिन्होंने खेल के प्रचार और विकास में अहम भूमिका निभाई है, उन सबको दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 इन लोगों को दिया गया है। नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण के लिए ट्रांस टेडियन एंटरप्राइजेस को दिया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। विकास के लिए खेल लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया गया है। किस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 से सम्मानित किया गया? विच यूनिवर्सिटी हैज बीन अवॉर्डेड विद मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022? पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसमें दो ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं, ए और सी। इसका आंसर है बी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। यह पिछले वर्ष की तुलना में खेलों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धी खेल को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय को प्रदान की जाने वाली एक रेलिंग ट्रॉफी है। प्रथम स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय को पुरस्कार में एक रेलिंग माका ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। तेंजिन नेर्गो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? Who is not the recipient of तेंजिन नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड? सुश्री नैना धाकड़, भूमि साहसिक, कामी रीता शेरपा पर्वतारोही, श्री शंभु धनंजय वनमाली जल साहसिक में, ग्रुप कैप्टन कंवर भवानी सिंह सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट में। इसका आंसर है कामी रीता शेरपा। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है: भूमि साहसिक, जल साहसिक, वायु साहसिक, रोमांच और आजीवन उपलब्धि। और पुरस्कार विजेताओं में प्रत्येक को 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं। मिस अर्थ 2022 का ताज किसने जीता? Who won the Miss Earth 2022 crown? बेल्जियम की डेस्टिनी वैगनर, ऑस्ट्रेलिया की शेरिडन मॉर्टलॉक, दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई, फिलिस्तीन की नदीन अयूब का।
इसका आंसर है दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई। मिस अर्थ फाइनल फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया गया था। 2 साल 2020 व 21 के वर्चुअल आयोजन के बाद पिछले साल इसे फिजिकल रूप में आयोजित किया गया। मिस अर्थ एयर 2022 जीती हैं ऑस्ट्रेलिया की शेरिडन मोटलॉक। मिस अर्थ वाटर जीती हैं 2022 फिलिस्तीन की नदीम अयूब। और मिस अर्थ फायर 2022 जीती हैं कोलंबिया की एंड्रिया एगुइलेरा। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सियोल पीस प्राइज 2022? इसका आंसर है बी टिक बैरनर्स ली। ये किस लिए जीते हैं? कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये। दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक फाउंडेशन का प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2022 वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक टिम बर्नर्स ली को इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार की स्थापना 1990 में सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेलों की सफलता के उपलक्ष्य में की गई थी। पुस्तकों और लेखकों का इनमें से कौन सा संयोजन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स एंड ऑथर इज करेक्ट? द लाइट वी कैरी के लेखक हैं कौन है? मिशेल ओबामा, इट स्टार्ट विद अस, जेफरे आर्चर, सुल्तान मेमोरियल, कॉलिन हूवर और नेक्स्ट इन लाइन वसीम अकरम। कौन सा इसमें सही है? इसमें बस ए सही है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। बाकी भी देख लेते हैं। इट स्टार्ट विद अस के लेखक हैं कॉलिन हूवर। सुल्तान मेमोयर के लेखक है वसीम अकरम। और नेक्स्ट इन लाइफ के लेखक है जेफरी आर्चर। दिनांक दिनांक और घटना का सही मिलान करें। मैच द डेट एंड इवेंट्स करेक्टली। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर प्रतिबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे सही हैं। देशों की सही जोड़ी के साथ सैन्य अभ्यास का मिलान करें। ऑस्ट्रिया हिंद होता है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। युद्ध अभ्यास होता है भारत अमेरिका के बीच। गरुड़ युद्ध अभ्यास होता है भारत फ्रांस के बीच। मलाबार होता है भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसमें सभी मिलान सही हैं। ये भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया ये मिलकर के क्वाड बनाते हैं। इनमें से किस जोड़ी ने इंदिरा मैराथन 2022 जीती? विच ऑफ दिस पेयर वॉन द इंदिरा मैराथन 2022? इसका आंसर है शेर सिंह और सुधा सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर प्रयागराज में 19 नवंबर 2022 को संपन्न 37वें अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में राजस्थान पुलिस में तैनात जयपुर के शेर सिंह व महिला वर्ग में अर्जुन पुरस्कार व पद्मश्री से सम्मानित ओलंपियन सुधा सिंह विजेता रहे। केन्या के वेंसन क्रिप्टो पुरुष वर्ग और रूथ चेपनगेटिच महिला वर्ग दोनों ने अक्टूबर 2022 में आयोजित कौन सी मैराथन जीती? न्यूयॉर्क सिटी मैराथन, शिकागो मैराथन, टोक्यो मैराथन या बोस्टन मैराथन? इसका आंसर है बी शिकागो मैराथन। इसमें से केन्याई धावकों की किस जोड़ी ने 6
6 नवंबर 2022 को आयोजित न्यूयॉर्क सिटी मैराथन जीती है? Which of this pair of Kenyan runners has won the New York City Marathon to be held in November 6, 2022? इसका आंसर है ए इवांस चिबिट पुरुष में और सेरिन लोकेडी महिला। ला नुसिया स्पेन में आयोजित आईबीए की 22वीं विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत की रैंक क्या रही? What is the rank of India in IBS 22nd World Youth Boxing Championship 2022 held in La Nucia, Spain? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या लास्ट? इसका आंसर है डी सेकेंड रैंक। ये पदक तालिका है, देख सकते हैं इसमें यूक्रेन टॉप पे रहा, माफ कीजिएगा, उज्बेकिस्तान टॉप पे रहा 5 गोल्ड के साथ, और इंडिया सेकंड पे रहा 4 गोल्ड के साथ। आईबीए वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? Who won the gold medal for India in IBA World Youth Boxing Championship 2022? वंशज और विश्वनाथ सुरेश, देविका घोरपड़े और रवीना, विजेंदर सिंह और निखत जरीन। कौन कौन थे इसमें? 66 का आंसर है ए और बी दोनों रहे हैं। 4 गोल्ड आया ना, वसंत, विश्वनाथ सुरेश, देविका घोरपड़े और रवीन। 15वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती है? विच टीम हैज वॉन 15th सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या भुवनेश्वर? इसका आंसर है मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की घरेलू T20 ये फॉर्मेट याद रखिएगा कि T20 फॉर्मेट में होता है। क्रिकेट सत्र की 2022-23 की 15वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मैच 10 अक्टूबर से 5 नवंबर को 6 भिन्न शहरों में खेले गए। कोलकाता में 5 नवंबर को खेले गए फाइनल में हिमाचल प्रदेश की टीम को 3 विकेट से मुंबई टीम ने हराया। मुंबई ने पहली बार ही यह टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की है। 8वीं पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप 2022 किसने जीती? Who has won the 8th men's ICC T20 वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड? इसका आंसर है डी इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 क्रिकेट के 8वें विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को हुआ। इंग्लैंड ने इस खिताब को जीता है और यह दूसरी बार जीता है। 2024 में पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? Who will host the ICC Men's T20 वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज, यूएसए और वेस्ट इंडीज या संयुक्त अरब अमीरात? इसका आंसर है यूएसए और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 या 2 से अधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? विच इंडियन क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग 2 और मोर सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन? इसका आंसर है सी सूर्य कुमार यादव। T20 में 2 या अधिक शतकीय पारी खेलने वालों में वह रोहित शर्मा व केएल राहुल के बाद तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। पुरुषों की फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? Who won the men's FIFA वर्ल्ड कप 2022? बेल्जियम, फ्रांस, अर्जेंटीना या इंग्लैंड? इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर यह कप अपने नाम किया। ITTF एशियन टेबल टेनिस
में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? हु इज द फर्स्ट प्लेयर टू वॉन मेडल इन ITTF एशियन कप टेबल टेनिस? मनिका बत्रा, हरमीत देसाई, सुतीर्थ मुखर्जी या मोमा दास? इसका आंसर है मनिका बत्रा। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने 16 से 19 नवंबर 2022 को बैंकॉक में संपन्न ITTF एशियाई कप टेबल टेनिस महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। एशिया कप टेबल टेनिस में कोई पदक जीतने वाली वह भारत की पहली खिलाड़ी है। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक चीन की वांग यिदी ने व रजत पदक जापान की मी मोइते ने जीता। पूर्ववर्ती फेड कप, जिसे अब बिली जीन किंग कप के नाम से जाना जाता है, किस खेल से संबंधित है? द erstwhile फेड कप, now known as Billie Jean King Cup, is associated with which sports? इसका आंसर है डी, महिला हॉकी। सॉरी, माफ कीजिएगा, आंसर है महिला टेबल टेनिस। ग्लास्गो में हुआ फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने 7 बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर पहली बार यह कप जीता। इसका आंसर है महिला टेबल टेनिस। ये इसका आंसर नहीं है। पुरुष एटीपी टूर फाइनल्स 2022 किसने जीता? Who won the men's ATP Tour Finals 2022? कार्लेस अल्काराज, टेलर फ्रिट्ज, डेनियल मेदवेदेव या नोवाक जोकोविक? इसका आंसर है नोवाक जोकोविक। एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर जीता। युगल खिताब के लिए राजीव राम, अमेरिका से ये खेलते हैं राजीव राम। वह सेलिबरी ब्रिटेन की जोड़ी ने निकोला मैक्टिक व मेट पाविक को क्रोएशिया की जोड़ी को फाइनल में पराजित किया। एटीपी टूर फाइनल्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का सत्र का अंतिम टूर्नामेंट होता है तथा यह प्रति वर्ष नवंबर माह में ही आयोजित होता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ी की हार्ड कोर्ट पर खेलने जाने वाली इस टूर्नामेंट की एकल स्पर्धा में भाग लेते हैं, जबकि युगल स्पर्धा में 8 जोड़ियां टूर्नामेंट में शामिल की जाती हैं। महिला WTA फाइनल 2022 किसने जीता? Who won the women's WTA फाइनल 2022? इगा स्वीटेक, जेसिका पेगुला, कैरोलिन गार्सिया या अरीना सबालेंका? इसका आंसर है सी, कैरोलिन गार्सिया। विमेंस टेनिस एसोसिएशन की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2022 की 17th WTA फाइनल का आयोजन अमेरिका में फोर्ट वर्थ में 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022 को हुआ। इस टूर्नामेंट का एकल खिताब फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने फाइनल्स में रूस की आर्यन सबालेंक को हराकर जीता। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? पुरुष क्रिकेट, पुरुषों का फुटबॉल, पुरुषों के हॉकी या पुरुष टेनिस? इसका आंसर है डी, ये संबंधित है टेनिस से। पुरुष टेनिस का प्रतिस्पर्धा डेविस कप 2022 फाइनल 27 नवंबर 2022 को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच मलागा, स्पेन में आयोजित किया गया। कनाडा ने पहली बार यह ट्रॉफी जीती। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? मार्क
कॉड्रॉन, तैयब इकराम, नरिंदर बात्रा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है बी, तैयब इकराम। एशियाई हॉकी महासंघ FIH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO तैयब इकराम ने FIH के अध्यक्ष पद पर भारत के नरेंद्र बात्रा का स्थान लिया है। अभी लास्ट में कुछ बचे कुछ पॉइंट्स हैं तो देख लेते हैं। FIH की नवंबर 2022 की रैंकिंग में पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया और महिला वर्ग में नीदरलैंड्स प्रथम स्थान पर है। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक प्रमोद भगत व मनीषा रामदास ने जीते। महिलाओं का रग्बी विश्व कप 2021 न्यूजीलैंड रिकॉर्ड छठी बार जीता। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा। मिलग्रेमियम डायनेमिक्स या मोड को न्यूट्रो ग्रेविटी थ्योरी के रूप में जाना जाता है। इसमें किसी भी परिघटना को विस्तृत करने के लिए किसी डार्क मैटर की आवश्यकता नहीं होती। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान पर सोडियम की मात्रा मापी है। जापान का एक शोध दल ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सहायता से अल्जाइमर का इलाज करने में सफलता हासिल की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 3 आकाशगंगाओं के विलय को वाइल्ड ट्रिपलेट नाम दिया है। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।